In lecture number 4, basically, we will see the mathematical modeling of rotational mechanical systems. Further, we will see mathematical modeling for gear trains, and then we will see in different mathematical modeling of different electromechanical systems, in which we will see some actuators and sensors, and also different DC motors or generators. And at the end, in lecture number 4, we will see the mathematical modeling for thermal systems. So in mathematical modeling of rotational mechanical systems, so we will have these mechanical components. So basically हम यहाँ पे अब हमारे पास rotational force torque है और angular position theta. So torque और theta, तो torque और angular position relationships होंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास टॉर्शनल स्प्रिंग होगा. ओके, सो टॉर्शनल स्प्रिंग बेसिकली टॉर्क को कंजर्व कर रहा है, उसको सेव कर रहा है. और इसी तरह से रोटेशनल मैस, जिसको हम जे इनर्शिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो रोटेशनल मैस, और इन अदर वर्ड्स हम फिजिकली बात करें तो दैट कुड बी अ फ्लाई व्हील, उसका रोटेशनल इनर्शिया होगा हमारे पास. एंड द रोटेशनल डैम्पर. सो यहाँ पे रोटेशनल डैम्पर बेसिकली आ रहा है बी के फॉर्म में. सो इट कुड बी लाइक बेरिंग और सम बुशेस, सो जो कि फ्रिक्शन, बेसिकली शाफ्ट के मोशन को फ्रिक्शन दे रहे होंगे. सो ये तीन एलिमेंट्स जो सा वो यहाँ पे हम रोटेशनल इलेक्ट्रिकल रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स में कंसिडर करेंगे. So when in this rotational spring mass damper system, बेसिकली जब कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे. सो दैट मीन्स कि इस टाइम पे कोई भी अप्लाइड टॉर्क नहीं है. सो कोई भी अप्लाइड टॉर्क नहीं है, और इसी तरह से डैम्पर में, रोटेशनल डैम्पर और रोटेशनल स्प्रिंग के अंदर कोई भी जो सा वो रिएक्शन फोर्सेस स्टोर्ड नहीं है. सो दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे एंगुलर पोजीशन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो और 0 डिग्रीज. और इसके बाद जब हम टॉर्क अप्लाई करना शुरू करेंगे, सो देन जो सा वो पॉजिटिव थीटा, इसमें टॉर्क अप्लाई होने के बाद थीटा जो है वो इस गिवन डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज करना शुरू करेगा. ओके, सो थीटा की हमने यहाँ पे रोटेशनल डायरेक्शन दी हुई है, दैट कुड बी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. सो फर्स्ट स्टेप में इस मॉडलिंग के अंदर, फर्स्ट स्टेप विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम. सो वी विल मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रोटेशनल सिस्टम. सो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ रोटेशनल मास को रिप्रेजेंट करेंगे शाफ्ट के ऊपर विद इट्स इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया जे. और फर्स्ट जो चीज हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थीटा. सो द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा जो है वो किस डायरेक्शन में गिवन है, क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज. सो दैट वुड बी गिवन टू अस. ओके, सो इस थीटा के हिसाब से अब हम बाकी फोर्सेस, जो जो भी फोर्सेस इस रोटेशनल मास के ऊपर एक्ट कर रही हैं, उन फोर्सेस को ड्रॉ करना शुरू करेंगे. सो हेयर वी विल हैव फोर्सेस लाइक टॉर्क इज इक्वल टू, सो अगर हम टॉर्शनल स्प्रिंग की बात करें, सो देन वी विल हैव इट्स इक्वेशन एज टॉ इज इक्वल टू k theta. So k is the torsional springs spring coefficient, and rotational theta, so it is theta dependent. डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट. इसी तरह से जब हम रोटेशनल मास की बात कर रहे हैं, तो रोटेशनल मास में हमारे पास जो इनर्शियल फोर्स होगी, सो दैट विल बी टॉ इज इक्वल टू जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया into theta double dot, so which is basically angular acceleration. Okay, और इसी तरह से जब हम डैम्पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो दैट रोटेशनल डैम्पर सिस्टम में जो रोटेशनल टॉर्क होगा, सो दैट विल बी इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू बी, एंड इट इज स्पीड डिपेंडेंट. सो एंगुलर स्पीड थीटा डॉट डिपेंडेंट होगा. सो बी इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट. सो ये तीन जो है वो हमारे पास तीन तरह के ये टॉर्क्स होंगे, जो कि पैसिव टॉर्क्स हैं बेसिकली. सो क्योंकि ये तीनों पैसिव एलिमेंट्स हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग, रोटेशनल मास और डैम्पर. सो ये तीनों एलिमेंट्स बेसिकली टॉर्क को डेसिपेट कर रहे होंगे, मोशन को बेसिकली अपोज कर रहे होंगे और मोशन को रिड्यूस कर रहे होंगे. सो इनकी डायरेक्शन जो सा वो हम हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा कंसिडर करेंगे. सो फॉर एग्जांपल, अब हम फर्स्ट अब फ्री बॉडी डायग्राम में इन टॉर्क्स को स्पेसिफाई करना शुरू करें, तो सबसे पहले अगर हम जो सा वो
अप्लाइड टॉर्क की बात करते हैं तो अप्लाइड टॉर्क की डायरेक्शन हमें गिवन होगी, सो दैट अप्लाइड टॉर्क डायरेक्शन कुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा और कुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट थीटा, दैट डिपेंड्स के जो ये अप्लाइड टॉर्क है, ये अप्लाइड टॉर्क मोशन प्रोड्यूस करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है, सो तब तो इसकी डायरेक्शन जो सा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा होगी। ओके, और अगर ये अप्लाइड टॉर्क ऑलरेडी एक बॉडी, रोटेशनल बॉडी जो कि रोटेट कर रही हो, एक मोशन में हो, और उसको रोकने के लिए ये अप्लाइड टॉर्क लगाया जा रहा है, सो दैट देन दिस अप्लाइड टॉर्क डायरेक्शन कुड बी इन द नेगेटिव ऑफ थीटा। सो ये इंडिपेंडेंट है अप्लाइड टॉर्क, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा और मे बी इन द ऑपोजिट ऑफ थीटा। सो प्रोवाइडेड के डिपेंडिंग अपॉन के ये torque, this torque is induced to generate motion or this torque is introduced to stop the motion। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट डैम्पर की बात करेंगे, सो डैम्पर के केस में जो टॉर्क बेसिकली डैम्पर का आ रहा है विच इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू बी थीटा डॉट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर पोजीशन है एंगुलर स्पीड, so this torque will always be opposing the motion, so this torque will always have direction in the negative of theta। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा की डायरेक्शन अगर यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है, so then the torque of damper is basically rotation damper torque force is opposite to the theta। okay, so यहाँ पे इसकी हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। इसी तरह से नेक्स्ट जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग की, तो टॉर्शन स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा वो भी बेसिकली अपोजिंग टॉर्क है, ये मोशन को अपोज कर रहा है, सो इसकी डायरेक्शन भी हमेशा इन द नेगेटिव ऑफ थीटा डायरेक्शन होगी। ओके, ऑपोजिट टू थीटा हम इसकी डायरेक्शन रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली एंगुलर पोजीशन डिपेंडेंट है। सो दैट्स हाउ वी विल बेसिकली फाइंड आउट। और अगर इसी तरह से अगर हम रोटेशनल जो इनर्शिया है, इनर्शियल टॉर्क की बात करें तो उसकी भी अगर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करूं, सो दैट डायरेक्शन विल डू इन द नेगेटिव ऑफ थीटा एंड इट विल बी जे थीटा डबल डॉट। ओके, सो अगर मैं इस टॉर्क की बात करूं, सो ये थ्री टॉर्क्स जो हैं ये बेसिकली अपोजिंग टॉर्क्स हैं और इनकी डायरेक्शन हमेशा इन द नेगेटिव ऑफ थीटा हम स्पेसिफाई करेंगे। सो दैट्स हाउ वी विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर रोटेशन सिस्टम एट फर्स्ट स्टेप। So in procedure for mathematical modeling of rotation systems, the first we will follow these steps. So the first step will be defining angular positions directions for each rotational mass. So जितने भी rotational masses हमारे पास होंगे जो कि J rotational inertia से represent हो रहे हैं, उन सब masses के लिए हम जो सा वो उनकी directional sense थीटा जो है वो specify करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है सो तो देन हम अप्लाइड टॉर्क को देख सकते हैं कि जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस हो रहा है, सो उस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव थीटा की जो डायरेक्शन सेंस है वो हम रख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमें जो हर मैच के लिए जो थीटा है उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। सेकेंड स्टेप के ऊपर जो है वो बेसिकली इसी तरह से हम हर रोटेशनल मैस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर बेसिकली हम इस रोटेशनल मैस के ऊपर जितने भी हर रोटेशनल मैस के ऊपर जितने भी रोटेशनल टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं, सो उन टॉर्क्स को हम जो सा वो विद डायरेक्शनल सेंस स्पेसिफाई करेंगे। ओके, और इसमें हमने देखा है कि बेसिकली जो अपोजिंग टॉर्क्स हैं जो कि बेसिकली डैम्पर, रोटेशन डैम्पर और टॉर्जनल स्प्रिंग के टॉर्क्स हैं, वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव थीटा हम लेंगे। सो थीटा अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो देन these talks will have direction clockwise, okay, opposite to the theta। और इसी तरह से नेक्स्ट अब हम जब फाइनल इसकी इक्वेशन लिखेंगे, सो इन इक्वेशन बेसिकली वी हैव टू राइट इनर्शियल टॉर्क। सो इनर्शियल टॉर्क जो कि जे थीटा डबल डॉट या इनर्शिया आई इंटू अल्फा बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ अटैच्ड है। सो इस इक्वेशन को हम बेसिकली लिखेंगे और इसके साथ आगे जितनी भी इसके ऊपर फोर्सेस और टॉर्क्स बेसिकली रोटेशनल टॉर्क्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं, उन सब टॉर्क्स की हम जो सा वो डायरेक्शंस के साथ उन टॉर्क्स को ऐड करेंगे। सो द so for writing equation of motion for this rotation system, we will start with j theta double dot। so second derivative of theta means angular acceleration is equal to
सो अब जब इसको इक्वेट हमने करना है, सो जितने अब टॉर्क्स इस बॉडी के ऊपर, जे इनर्शिया की बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, सो द टॉर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव टॉर्क्स, and the torques which are in opposite of theta direction will be taken as negative torques. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो applied torque है, so this is in the direction of theta, so both has same direction, so this will be plus tau, so ये applied torque है plus tau. और इसी तरह से हम जब next देखते हैं, सो नेक्स्ट में हमारे पास ये टॉर्क है ड्यू टू डैम्पर, रोटेशनल डैम्पर, एंड टॉर्क ड्यू टू टॉर्शनल स्प्रिंग. सो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो इन द नेगेटिव ऑफ थीटा, सो दे विल बी टेकन एज नेगेटिव टॉर्क्स. ओके, सो वी विल राइट माइनस बी डी थीटा बाई डी टी. So this is torque of damper, rotation damper, which is angular speed dependent. And इसी तरह से k theta की हम बात करें, so this is a torque of rotational spring, torsional spring. So this will be also in negative of theta direction. So this will be minus k theta, and it is dependent upon angular position. सो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे हर रोटेशनल मैस के लिए. और फर्दर फिर हम इसको रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि जितनी भी हमारे पास जो वो जितने भी पैसिव एलिमेंट्स हैं, डैम्पर्स और स्प्रिंग्स हैं, तो इनके जितने भी जो सा वो फोर्सेस हैं, उनको टॉर्क्स को हम इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और राइट साइड पे हम जो सा वो सोर्सेस को रखेंगे. सो इस तरह से हम रीअरेंज कर सकते हैं हर मैस की डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि इसका मैथमेटिकल मॉडल है फॉर रोटेशनल सिस्टम. सो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम गिवन हो, सो इस रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट बाय मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम्स. सो इसमें इंडिविजुअली जितने भी मैसेज हैं, रोटेशनल मैसेज हैं, सो फॉर ईच मैस हम फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करेंगे. सो फर्स्ट हम यहाँ देखें, तो दिस इज J1 इज इक्वल टू 3 फर्स्ट रोटेशनल मैस, एंड J2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड रोटेशनल मैस. सो इंडिविजुअली अगर इनकी फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप की जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट मैस की फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करता हूँ, सो आई कैन मेक इट एज, सो J1 इज इक्वल टू 3. और सबसे पहले अब जो सा वो मुझे इसकी डायरेक्शन जो कि गिवन है θ1 डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है फ्री बॉडी डायग्राम पे. सो दिस इज θ1 डायरेक्शन है. नेक्स्ट अब इसके साथ एसोसिएटेड, इसकी शाफ्ट के साथ एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, सो उन एलिमेंट्स की बेसिकली उन एलिमेंट्स जो कि डैम्पर और स्प्रिंग होंगे, उनकी इक्वेशंस के टॉर्क की इक्वेशंस को लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो इसी J1 मैस की जो शाफ्ट है, इसके साथ यहाँ पे ये K1 इज इक्वल टू 2 का स्प्रिंग, टॉर्जनल स्प्रिंग जो है वो अटैच्ड है. सो एक एंड पे इस मैस के साथ जो है वो ये स्प्रिंग अटैच्ड है, और इसी स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो ग्राउंडेड है. ओके, सो दैट मीन्स कि ये K1 इज इक्वल टू 2 जो स्प्रिंग है, so this spring is only θ1 dependent. Okay, so ये सिर्फ θ1 पे बेस कर रहा होगा. अब जब इसकी मैं टॉर्क, इसके टॉर्क की डायरेक्शन लिखूंगा, सो ये क्योंकि पैसिव एलिमेंट है, सो इट्स डायरेक्शन विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव θ1 डायरेक्शन. सो दिस विल बी टॉर्क, दिस टॉर्क विल बी लाइक दिस वे. ओके, सो ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू θ1, और इसका जो टॉर्क होगा दैट इज K1 इज इनटू θ1, which is equal to 2 into θ1. ओके, सो इस तरह से मैं इस स्प्रिंग के टॉर्क को जो है वो मेंशन कर दूंगा. नेक्स्ट इसमें देखें, तो इसी J1 मैस की शाफ्ट के साथ, रोटेशनल मैस की शाफ्ट के साथ ये B1 डैम्पर जो है ये भी कनेक्टेड है. सो B1 डैम्पर का एक एंड जो है वो J1 की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है इस पॉइंट के ऊपर, और इसी तरह से जो सेकंड एंड है वो बेसिकली इसका ग्राउंडेड है. ओके, सो दिस B1 डैम्पर बेसिकली इज ओनली θ1 डिपेंडेंट, क्योंकि सिर्फ ये θ1 का जो फैक्टर है सिर्फ उसके साथ एसोसिएटेड है. सो इसकी जो इक्वेशन होगी वो बेसिकली θ1 बेस्ड ओनली होगी. और इसकी मैं डायरेक्शन भी जब स्पेसिफाई करूंगा, सो दैट डायरेक्शन विल बी अगेन
in negative theta 1 direction. So I will write its equation as b1 into theta 1 dot. Okay, so ये टॉर्क ड्यू टू डैम्पर है. सो डैम्पर टॉर्क जो है वो एंगुलर स्पीड बेस्ड है. तो थीटा 1 फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें आ रहा है, and it will be basically 6 into theta 1 dot. Okay, so इस तरह से अब और कोई नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट इसके बाद बेसिकली यहाँ पे इसी J1 की शाफ्ट के साथ, इस कंप्लीट शाफ्ट के साथ अब यहाँ पे ये एक स्प्रिंग भी अटैच है विच इज K2 एंड इट्स स्प्रिंग कोएफिशिएंट इज 5. सो ये जो स्प्रिंग है अगर इसको देखा जाए तो एक एंड से ये स्प्रिंग J1 मैस की शाफ्ट के साथ अटैच है और दूसरी तरफ से ये स्प्रिंग J2 मैस की शाफ्ट के साथ अटैच्ड है. सो दिस स्प्रिंग इज बेसिकली this spring is shared between J1 and J2. So when I'm writing equation for J1, so उसके अंदर ये spring जो है वो basically अब उसकी equation हम इस तरह से develop करेंगे. So its direction is again in the negative of theta 1 direction or K2. Now the displacement will be the net displacement. So because ये theta 1 और theta 2 के masses के दरमियान connected है ये spring. सो बेसिकली अब हायर थीटा हम उसको कंसिडर करेंगे जिसके लिए हम ये फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप कर रहे हैं. सो वी आर मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर J1. सो J1 का जो थीटा है दैट इज थीटा 1, दैट विल बी हायर एंड थीटा 2 विल बी लोअर. सो दिस इक्वेशन विल बिकम K2 into theta 1 minus theta 2. Okay, so which will be basically 5 into theta 1 minus theta 2. So this will be the equation for this spring's torque. Okay, so इसके अलावा देखें तो J1 मैस के साथ अब फर्दर कोई और एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है. So this was number one was this spring, and number two was this damper, and number three was this spring. So यही जो है वो तीन एलिमेंट्स इस J1 मैस की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड थे. सो अब ये फर्स्ट मैस की जो फ्री बॉडी डायग्राम है नाउ इट इज कंप्लीट and it is given as this free body diagram. So this is the free body diagram of the first mass जिस तरह हमने भी डेवलप की है. इसी तरह से सेम वे में हम अब सेकंड मैस के लिए J2 रोटेशनल मैस के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करेंगे. सो फॉर J2 मैस, so J2 is basically 4. So सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में हमें इसका थीटा मेंशन करना है विच इज एंगुलर पोजीशन थीटा 2 और ये इस डायरेक्शन में है. सो आई कैन राइट इट एज थीटा 2 हेयर. नेक्स्ट इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में अब इसके ऊपर आने वाले जितने टॉर्क्स हैं उन टॉर्क्स को जो सा वो स्पेसिफाई किया जाएगा. तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट टॉर्क विच इज इक्वल टू 20, ये इंडिपेंडेंट सोर्स टॉर्क इस पे अप्लाई किया गया जो कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ थीटा 2 है. सो वी कैन राइट इट एज टॉ इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट इसी में बाकी एलिमेंट्स को, पैसिव एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो पैसिव एलिमेंट्स के केस में सबसे पहले हम इस डैम्पर की बात कर रहे हैं. सो दिस डैम्पर, रोटेशनल डैम्पर B2 दैट इज कनेक्टेड बिटवीन J2 शाफ्ट. सो इस सेकंड मैस की शाफ्ट के साथ है और दूसरे एंड पे ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड है. सो दैट मींस कि इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन J2 मैस एंगुलर पोजीशन, सो व्हिच इज थीटा 2. सो ये B2 सिर्फ थीटा 2 के पोजीशन के के हिसाब से डिपेंडेंट होगा. सो अगेन क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है सो देन इसका टॉर्क जो होगा वो अपोजिंग टॉर्क होगा एंड इट विल बी इन द नेगेटिव ऑफ theta 2 direction. So I will write its direction as this way. नेक्स्ट इसकी इक्वेशन हम डेवलप करें. सो तो B2 इज बेसिकली स्पीड बेस्ड एंगुलर स्पीड ऑफ थीटा 2. ओके, सो ये हमने देखा है कि सिर्फ ये थीटा 2 डिपेंडेंट है. सो सिर्फ इसमें थीटा 2 आएगा एंड इक्विवेलेंटली इट कैन बी रिटन एज 8 थीटा 2 single derivative. Okay, so 8 theta 2 dot means के 8 into angular speed.
नेक्स्ट इसी एलिमेंट में हम यहाँ देखें तो इसी शाफ्ट के साथ J1 शाफ्ट के साथ यहाँ पे अब ये K2 स्प्रिंग अटैच्ड है एंड दिस स्प्रिंग इज अगेन शेयर्ड बिटवीन J2 और दूसरे एंड पे ये J1 मैस की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है. सो दिस स्प्रिंग इज अ शेयर्ड स्प्रिंग जो कि दोनों मैसेज के साथ अटैच्ड है. लेकिन वी आर राइटिंग इक्वेशन फॉर J2 सेकंड मैस, तो वी विल राइट इट एज बेसिकली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा 2. सो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी इन द नेगेटिव ऑफ थीटा 2, ऑपोजिट टू थीटा 2. अब जब इसकी टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो सर देन दैट विल बी K2 इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सो सी इट इज कनेक्टेड बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 1. But now we are making free body diagram for theta 2. So theta 2 will be considered as higher and theta 1 will be lower. Okay. So this will become an net angular position. So which is theta 2 minus theta 1. So ये net angular इसकी net angular position होगी. So in the form of coefficient अगर हम इसमें put करें, so this can be written as 5 into theta 2 minus theta 1. सो ये टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग आ जाएगा जो कि जो टॉर्जन स्प्रिंग बेसिकली शेड है दोनों मैसेज के दरमियान. सो अब देखा जाए तो सेकंड मैच के लिए भी सब एलिमेंट्स के टॉर्क्स जो सा वो पूरे हो चुके हैं. नंबर 1 पे हमने ये टॉर्क इंडिपेंडेंट टॉर्क को भी स्पेसिफाई किया. इसी तरह से फिर B2 जो स्प्रिंग था, इस B2 स्प्रिंग के टॉर्क को भी हमने स्पेसिफाई किया इस जगह पे. और इसी तरह से ये K2 स्प्रिंग जो कि सेकंड मैच और फर्स्ट मैच के दरमियान एसोसिएटेड था, इसका भी हमने टॉर्क यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. सो ये तीन जो सा वो टॉर्क्स इस सेकंड मैच के ऊपर होंगे. इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सेकंड मैच की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड हो. सो नाउ इट इज कंप्लीट. So now this free body diagram can be written as this way. So इस तरह से ये दो रोटेशनल मैसेज से और दोनों रोटेशनल मैसेज की फ्री बॉडी डायग्राम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं विद मेंशनड ऑल द डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड टॉर्क्स. पैसिव एलिमेंट्स के सारे टॉर्क्स और अप्लाइड टॉर्क्स के साथ हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट स्टेप में अब इन्हीं फ्री बॉडी डायग्राम से हम जो है वो इन रोटेशनल मैसेज की डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट मैस की बात करें, सो टॉर्क्स ऑन फर्स्ट रोटेशनल मैस, बेसिकली वी विल स्टार्ट विद inertial torque. So inertial torque is basically this mass dependent. So this is 3 into second derivative of theta 1 जो कि फर्स्ट मैच की डिस्प्लेसमेंट है. सो डी थीटा वन का सेकंड डेरिवेटिव एंड वी विल इक्वेट दिस इनर्शियल टॉर्क टू ऑल अदर टॉर्क्स ऑन दिस मैस. एंड इसमें हम जो टॉर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हैं वो टॉर्क्स पॉजिटिव होंगे, और जो टॉर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव थीटा हैं उनको हम नेगेटिव टॉर्क्स के तौर पे लिखेंगे. सो फर्स्ट अगर हम इस टू थीटा वन की बात करें, सो इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन टू थीटा वन. ऑपोजिट डायरेक्शन में दिस इज माइनस टू थीटा वन. इस तरह से ये टॉर्क ड्यू टू रोटेशनल डैम्पर है, ये भी थीटा वन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टॉर्क. सो इट विल बिकम 6 डी थीटा वन बाई डी टी. And the last one, this torque due to this shared spring, ये भी negative opposite to theta 1 direction में है. So this will be also negative torque. So this will be 5 theta 1 minus theta 2. So this will be the complete differential equation for first mass. And similarly हम second mass के लिए भी जो है वो equation लिखेंगे. So this will be the equation. And for second rotational mass, अब इसके टॉर्क्स की इक्वेशन को भी इसी तरह से हम inertial torque को लेके चलेंगे. So inertial torque will be inertia which is 4. So 4 and it is only theta 2 dependent. So this will be inertial torque is equal to 4 into theta 2 based acceleration. So that will be second derivative of theta 2 acceleration. So this inertial torque will be equal to now only this applied torque is in the direction of theta 2.
So ये positive torque होगा, so this will be plus 20, and these two torques are in the opposite direction of theta 2, so these will be the negative torque. So we will write it as minus 5 into theta 2 minus theta 1 and minus 8 d theta 2 by dt. सो इस तरह से अब ये सेकंड मैथ्स की भी रोटेशनल मैथ्स की भी इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है. सो इस तरह से हम दोनों मैथ्स की फ्री बॉडी डायग्राम से इनकी रोटेशनल इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख लेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. नाउ वी विल कलेक्ट द थीटा 1 एंड थीटा 2 टर्म्स फ्रॉम दीज साइमल्टेनियस लीनियर टाइम इनवेरिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो इसमें अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 के फैक्टर्स को अलग अलग करें और सोर्सेज को एक तरफ करें, सो देन वी विल गेट दीज टू simultaneous equations because it has both theta 1 and theta 2 in both equations. So these equations will be solved simultaneously. Linear time invariant because the coefficients are linear coefficients, linear functions, and time invariant obviously because they are not dependent upon time. So whatever the time will be, these constants will remain constant. Okay, so these are not dependent upon time, so they are time invariant, linear time invariant. And further, these are ordinary differential equations because it involves the first and second order derivatives of angular position. So इस तरह से हमारे पास ये simultaneous LTI ODs आ जाएंगी. In next step, we can basically take the Laplace transform assuming zero initial conditions, and zero initial conditions के साथ जब हम इसका Laplace transform लेंगे तो इन्हीं ODs के Laplace transform को बेसिकली हम थीटा 1 और थीटा 2 के फैक्टर्स को अलग अलग भी कर लेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन का Laplace ट्रांसफॉर्म. सो फर्स्ट जब हम इस एलिमेंट का Laplace ले रहे हैं, सो दिस विल बी 3 will be the constant, and second derivative of theta 1, second derivative will be converted changed as s square and theta 1 of s. Okay, so this will be theta 1 of s. Similarly next जो सा वो 6 को constant है और first derivative, so first derivative will be changed with single power of s and theta 1 of s. So this theta is basically capital theta. See, this is theta. ये कन्वेंशन हम लिखते हैं. सो ये स्मॉल थीटा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है और कैपिटल थीटा जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होता है. सो Laplace ट्रांसफॉर्म के लिए हम कैपिटल थीटा को यूज कर रहे हैं और टाइम डोमेन के अंदर शो करने के लिए हम स्मॉल थीटा को यूज कर रहे हैं. एंड इसी तरह से +7 थीटा 1 ऑफ s -5 थीटा 2 ऑफ s. एंड जीरो का Laplace ट्रांसफॉर्म जीरो होगा. सो ये दिस इज द फर्स्ट Laplace transformed equation for first equation, and for second equation basically this will be -5 of theta 5 into theta 1 of s plus 4 second derivative है तो s square से convert होगा second derivative and theta 2 of s. सो इनिशियल कंडीशंस इसके बाद हमने जीरो कंसिडर कर ली हैं. +8 into first derivative, so s into theta 2 of s plus 5 theta 2 of s is equal to 20. So 20 कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, कांस्टेंट है. सो 20 इज बेसिकली इक्वल टू 20 इंटू 1. सो 1 का जब हम 1 कह सकते हैं या इसको हम यूटी यूनिट स्टेप कह सकते हैं. सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 20 यूटी. सो यूटी इज यूनिट स्टेप. सो यूनिट फंक्शन का, यूनिट स्टेप फंक्शन का जो Laplace ट्रांसफॉर्म है, सो दैट इज बेसिकली ut का Laplace, it is same as taking Laplace of 1, so which is equal to 1 over s. So 20 into 1 over s इसका Laplace transform हो जाएगा. So this will be 20 over s. So ये इसका complete Laplace transform होगा. So that's how we will take Laplace transform of both these equations, and we will collect the terms of theta 1 and theta 2, और sources को हम right side पे रखेंगे, and then we will finally get these equations.
सो इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस में अब हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो थीटा वन की इक्वेशन है और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन थीटा टू की इक्वेशन है। सो थीटा वन में यहाँ पे जो सा वो ये फैक्टर आ रहा है, इसको हम यू वन वन कह देते हैं। सो इट इज इनिशियल टॉर्क एंड दिस थीटा टू का फैक्टर विल बी यू वन टू। इसी तरह से दिस विल बी यू टू वन and this factor will be u22 और यहाँ पे हम देखें तो these are the independent torques, so this will be torque 1 and इसी तरह से this will be torque 2। so ये अब हम जो है वो बेसिकली इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर इनको लिख सकते हैं। so इन्हीं लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस को जब हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे so we can write it as this way। so this u11 u12 and u21 u22 are the inertial torques। ओके, सो ये inertial torques हैं और tau 1 और tau 2 जो सा वो applied torques है, independent driving torques होंगे। so tau 1 is basically independent driving torque for J1 and tau 2 will be independent driving torque for J2। और इसी कन्वेंशन में अगर हम देखें तो बेसिकली अब यहाँ पे देखें तो u12 और u21 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो थीटा टू का फैक्टर है सो दैट इज -5। तो सेकंड इक्वेशन थीटा की इक्वेशन में थीटा वन का भी वही फैक्टर है। ओके, सो ये जो क्रॉस में है एलिमेंट्स ये सेम आएंगे and this is due to rotational spring or torsional spring of -5 spring coefficient। so ये बेसिकली हमने देखा था जो कि इन दोनों के दरमियान आपस में शेयर्ड था। ओके, सो दैट्स हाउ ये क्रॉस में एलिमेंट्स जो सा वो इनका इफेक्ट सेम आएगा। so that spring is basically offering same effect to both theta 2 and theta 1 when they are when we are writing their equations। so यहाँ पे ये u11 और u21 दोनों इनिशियल टॉर्क्स -5 के इक्वल आए हैं। and now in next step we have to find out the final Laplace transformed equation of theta 1 or theta 2। so for example if we want to find out the theta 2 equation so then we can use the simultaneous ODs using Cramer's rule। so for theta 2 we will take in denominator this will become a rational function of s। so denominator में हमारे पास जो सा वो initial torques की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट होगा और इसी तरह से हमने थीटा टू लेना है। सो थीटा टू का कॉलम न्यूमरेटर में दैट विल बी रिप्लेस्ड विद द सोर्सेस। सो यहाँ पे ये बेसिकली थीटा टू का कॉलम है एंड दिस फर्स्ट वन वाज द थीटा वंस कॉलम जो कि एज इट इज आ जाएगा। सो इस न्यूमरेटर के डिटर्मिनेंट को लेके जब हम डिनोमिनेटर के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे सो देन वी विल फाइनली get the rational function or Laplace transformed equation of theta 2 of s। okay, and same if we want to find out theta 1 of s so theta 1 of s निकालने के लिए theta 1 of s की जगह हम sources को के कॉलम को रिप्लेस कर देंगे और थीटा 2 ऑफ s की जगह यही बेसिकली जो थीटा 2 का कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा। so then we will solve this equation for theta 1 of s। so that's how we can find out the theta 1 of s or theta 2 of s rational functions for modeling of rotational systems। next in this example problem basically अब हमें थीटा 1 और थीटा 2 रोटेशनल जो एंगल्स हैं इन रोटेशनल पोजीशंस के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस साइमल्टेनियस ओडीज लिखनी है। सो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये एक मैस गिवन है जिसका थीटा 1 डायरेक्शन हमें गिवन है, इसी तरह से सेकंड मैस और उसका थीटा 2 गिवन है। एंड नेक्स्ट इसमें हम देखें तो फर्स्ट मैस के अंदर अब जो जो एलिमेंट्स हैं सो फर्स्ट मैस की शाफ्ट के साथ बेसिकली ये 8 का डैम्पर है जो कि एक तरह से ये इसके साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ से ग्राउंडेड है। ओके, एंड इसी तरह से ये जो 9 का बेसिकली टॉर्जनल स्प्रिंग है ये भी फर्स्ट मैस की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से ग्राउंडेड है। सो ये दो टॉर्क्स इस पे आएंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा 1 और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें सो डाउनवर्ड में ये जो 6 का स्प्रिंग है सो इट इज शेयर्ड बिटवीन
फर्स्ट रोटेशनल मास एंड सेकंड रोटेशनल मास, सो ये इन दोनों के दरमियान शेयर्ड है. सो व्हेन वी विल बी राइटिंग इक्वेशन फॉर थीटा वन, सो देन ये इसके अंदर जो है वो हम नेट थीटा लेंगे. सो थीटा वन माइनस थीटा टू विल बी net voltage, net displacement, angular displacement for this spring when we are writing equation for first rotational mass. इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इस स्प्रिंग को देखें तो ये डैम्पर को देखें, तो ये जो 4 का डैम्पर है, दिस डैम्पर इज आल्सो एट वन वे, वन साइड इट इज कनेक्टेड विद शाफ्ट ऑफ सेकंड मास. सो ये सेकंड मास की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ से यही जो रोटेशनल डैम्पर है ये फर्स्ट मास के साथ भी कनेक्टेड है. So this damper of 4 is also shared between both masses. So इसके अंदर भी हम नेट जो सा वो स्पीड को लेंगे. सो थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट हो जाएगा. सो जब हम की फर्स्ट मैथ के लिए इक्वेशन लिख रहे होंगे, एंड फॉर सेकंड मैथ जब हम लिखेंगे, सो दैट विल बी थीटा टू डॉट माइनस थीटा वन डॉट. ओके, सो दैट्स हाउ हम इनको एनकाउंटर करेंगे. और यहाँ पे इंडिपेंडेंट टॉर्क्स भी हमें जो सा वो गिवन है दोनों रोटेशन मैसेज के साथ. सो फर्स्ट रोटेशन मैस के साथ टॉर्क 110 गिवन है, और सेकंड रोटेशन मैस में टॉर्क 2 विच इज 8 e रेज़ पावर प्लस t इज गिवन. सो इनकी डायरेक्शंस को देखते हुए हमने जिस तरह से भी पहले रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व किया, सो दैट्स हाउ वी विल basically solve this example problem, and we will get these set of equations for theta 1 and theta 2. और फर्दर उन इक्वेशंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम फाइनली यूजिंग क्रैमर्स रूल थीटा वन ऑफ एस और थीटा टू ऑफ एस रैशनल फंक्शन कंप्यूट कर सकते हैं. नाउ वी विल डू मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ गियर ट्रेन. सो गियर ट्रेन में हम बेसिकली एक सेट ऑफ गियर्स के साथ चलते हैं. सो फर्स्ट हम इनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट गियर जो है, सो फर्स्ट गियर इज हैविंग नंबर ऑफ टीथ n1. सो n1 आर द नंबर ऑफ टीथ फॉर द फर्स्ट गियर. अब ये जो फर्स्ट गियर है ये बेसिकली एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा होगा, सो विच इज थीटा वन. सो थीटा वन इज द फर्स्ट गियर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इसी गियर के ऊपर जो टॉर्क आ रहा होगा, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज बेसिकली टाउ वन. ओके, सो जिस डायरेक्शन में ये गियर रोटेट करेगा तो उसी डायरेक्शन में ये टॉर्क भी अप्लाई कर रहा होगा. ओके, और इसी तरह से सेकंड गियर जो कि इस फर्स्ट गियर के साथ मैश है, सो दैट हैज नंबर ऑफ टीज एंड टू, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा ऑपोजिट टू थीटा वन फर्स्ट गियर की डायरेक्शन होगी. सो हियर इट इज मेंशन थीटा टू विच इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा वन. और इसी तरह से सेकंड गियर पे आने वाला जो टॉर्क है दैट इज टॉर्क टू, जो कि थीटा टू की ही डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई कर रहा होगा. सो गियर ट्रेन के अंदर जो है ये चीज़, ये कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं कि थीटा टू और थीटा वन हमेशा इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर होंगे, और इनके जो टॉर्क्स आ रहे हैं टॉ वन टॉ टू वो भी हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे. बट टॉ टू और थीटा टू की डायरेक्शन हमेशा जो सा वो इक्वल होगी, और इसी तरह से टॉ वन और थीटा वन की डायरेक्शन भी हमेशा इक्वल होगी. ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम गियर ट्रेन्स के बारे में देखेंगे. तो जब भी आप दो गियर्स की मैशिंग देख रहे होंगे, सो ये उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा टॉर्क्स का और एंगल्स का. ओके, सो बोथ हैव ऑपोजिट एंगल्स and opposite torques, but for a certain gear the direction of the applied torque and the direction of its motion is same. Okay, so theta 1 tau 1 की भी एक ही डायरेक्शन होगी हमेशा, और थीटा 2 और थीटा tau 2 की भी डायरेक्शन सेम होगी, बट दिस विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, सो tau थीटा 2 और थीटा 1 हमेशा एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होंगे. सो नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो गियर ट्रेन्स के अंदर अब हमें बेसिक इक्वेशंस ऑफ गियर्स को देखना है कि अब ये टॉ वन टॉ टू में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा. सो मीन्स के जब ये टॉर्क जो सा वो टॉ वन से स्टार्ट हुआ, सो हाउ इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टॉ टू. सो इस कंप्लीट टॉर्क को यहाँ से बेसिकली आना है और इस गियर के थ्रू शिफ्ट होना है सेकंड के ऊपर, और फिर आगे ट्रांसमिट होना है. सो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क है
या एंगुलर पोजीशन है, यहाँ पे इसका रिलेशनशिप क्या है। सो ये रिलेशनशिप हमें बेसिक गियर ट्रेन की इक्वेशन से मिलेगा, गियर की मैशिंग की इक्वेशन से मिलेगा। सो दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ गियर टीज। सो N1 फर्स्ट गियर के नंबर ऑफ टीज हैं और N2 सेकंड गियर के नंबर ऑफ टीज हैं। सो अगर हम इस गियर रेशो को लिखें नंबर ऑफ टीज को, सो फॉर एग्जांपल N1 और ओवर N2 हम गियर रेशो लेते हैं। सो N1 और N2 जो गियर रेशो है, इनका जो इस रेशो का रिलेशनशिप है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ देयर बेसिकली एंगुलर पोजीशंस। सो सिंपल सी बात है कि अगर N1 नंबर ऑफ टीज ऑन गियर 1 ज़्यादा होंगे, सो जब भी इस पे ज़्यादा नंबर ऑफ टीज होंगे तो इसका थीटा जो सा होगा, थीटा 1 वो कम मैग्नीट्यूड में होगा। और इसी तरह से N2 जिसके ऊपर नंबर ऑफ टीज थोड़े हैं, सो फॉर अ सर्टेन रोटेशन थीटा 2 की अमाउंट ज़्यादा होगी। ओके, so theta 2 will be greater and theta 1 will be less. So अगर N1 over N2 है, तो इस हिसाब से जो एंगुलर पोजीशंस की रेशो बनेगी, सो दैट विल बी थीटा 2 ओवर थीटा 1। ओके, सो इस तरह से ये गियर रेशो जो सा वो बेसिकली इक्वेट होगी विद द रेशो ऑफ एंगुलर पोजीशंस। ओके, सो दैट मींस के हायर नंबर ऑफ टीज will represent basically lower amount of angular position. Okay, and lower number of t's will represent higher amount of angular position. Okay, so उसके rpm ज्यादा होंगे, उसकी रोटेशन ज्यादा होगी। सो ये गियर रेशो जो सा वो का ये रिलेशनशिप है। और इसी तरह से हम टॉर्क्स की बात करें तो यही गियर रेशो अब टॉर्क्स के हवाले से opposite to rpm या angular position हो जाएगी। So this will be tau1 over tau2। Okay, so torques इस तरह से associated है। So that means के gear ratio का direct relationship है with ratio of torques। Okay, so जिसमें number of t ज़्यादा है, so उसका टॉर्क भी ज़्यादा होगा, और जिसके नंबर ऑफ टीज कम है उसका टॉर्क भी कम होगा। बट टॉर्क और एंगुलर पोजीशन का हमें पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। सो टॉर्क is inversely proportional to angular position theta। So जिसका टॉर्क ज्यादा है उसकी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर पोजीशन जो होती है वो कम होगी, नंबर ऑफ आरपीएम्स कम होंगे। तो जिसके आरपीएम ज्यादा हैं उसका टॉर्क कम होगा। सो ये बेसिकली जो सा वो हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गियर रेशो, और इन्हीं रिलेशनशिप्स की बेस पे ये हम गियर ट्रेन की बेसिक इक्वेशंस डेवलप कर लेते हैं। ओके, so N2 over N1 is basically is equal to tau2 over tau1, and N1 over N2 gear ratio is basically is equal to theta 2 over theta 1 gear ratio। Okay, so ये जो चीज़ हमने यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश की है। सो इन इक्वेशंस को आप जो सा वो हमेशा जेहन में रखें। सो गियर ट्रेन के अंदर ये इक्वेशंस जो हैं वो फर्दर हम आगे यूज करेंगे जब हम पूरी गियर ट्रेन की मॉडलिंग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो अब इस एग्जांपल में हम देखें तो ये एक कंप्लीट रोटेशनल मैकेनिकल नेटवर्क है जो कि बेसिकली दो रोटेशनल मैसेज हैं। सो जो कि दो डिफरेंट शाफ्ट्स पे एसोसिएटेड हैं, बट आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू गियर ट्रेन। ओके, सो N1 और N2, N1 नंबर ऑफ टीज फर्स्ट गियर के हैं, N2 इज द नंबर ऑफ टीज फॉर द सेकंड गियर। सो इन गियर्स के साथ बेसिकली ये दोनों शाफ्ट एसोसिएटेड हैं। सो अब बेसिकली हमें देखना है कि मॉडल करते हुए कि इंडिविजुअली इन थीटास को हम कैसे मॉडल करेंगे, इन मैसेज को कैसे मॉडल करेंगे, और आपस में फिर ये दोनों मैसेज जो हैं रोटेशन मैसेज, ये इस गियर ट्रेन के थ्रू कैसे कनेक्टेड होंगे। एंड द रूल्स जो कि हमने गियर ट्रेन के बारे में देखे थे, सो यू कैन सी दैट है कि N1 जो फर्स्ट गियर है इसका टॉर्क tau1 है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा 1 है, उसकी डायरेक्शन में है। और सेकंड गियर जिसके नंबर ऑफ टीज N2 हैं, सो इट्स टॉर्क इज tau2 विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा 2, एंड थीटा 1 और थीटा 2 की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हैं। ओके, सो ये सेम नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसी तरह से tau1 और tau2 जो सा ये भी आपस में एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, बट tau1 और थीटा 1 की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। इसी तरह से थीटा 2 और tau2 की जो डायरेक्शंस होंगी वो आपस में हमेशा सेम होगी।
सो बेसिकली अब जब हम गेयर ट्रेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अब बेसिकली टॉर्क्स की कंजर्वेशन की बात करेंगे। सो टॉर्क जो इस पूरे नेटवर्क के अंदर एंटर हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अप्लाइड टॉर्क हेयर विच इज अप्लाइड ऑन फर्स्ट मैस। सो ये J1 मैस के ऊपर जो है वो बेसिकली ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास J2 मैस है। सो अब इस टॉर्क ने एक्चुअली जो सा वो ट्रांसमिट होना है आगे। सो इस टोटल टॉर्क में से कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क जो सा वो इस इनर्शिया को ओवरकम करने में कंज्यूम होगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से कुछ टॉर्क जो सा वो इस B1 डैम्पर के टॉर्क को ओवरकम करने में कंज्यूम होगा, और जो रिमेनिंग टॉर्क बचेगा वो टॉप वन होगा जो कि फर्स्ट गियर N1 गियर के ऊपर पहुंचेगा। सो इस तरह से अब हम जो सा वो बेसिकली इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम जो सा रोटेशनल मास J1 के ऊपर टॉर्क्स की बात करते हैं। इसी तरह से जैसा हमने बात की है, बेसिकली अब जो टॉर्क अप्लाइड टॉर्क है वो बेसिकली J1 मास के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल टॉर्क की बात करेंगे। द टोटल टॉर्क इज बेसिकली टॉ, एंड दिस टॉ में से कुछ टॉर्क जो सा वो इस इनर्शिया को ओवरकम करने में कंज्यूम हुआ। हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात कर रहे हैं। वी विल माइनस दिस इनर्शियल टॉर्क जो कि बेसिकली अपोज कर रहा होगा थीटा वन के मोशन को, और ये हमेशा इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये बात हमने पहले भी की है कि इनर्शिया, डैम्पर और स्प्रिंग जो हैं ये पैसिव एलिमेंट्स हैं, और इनके टॉर्क्स जो सा वो बेसिकली अपोजिंग टॉर्क्स हैं। ये मोशन को बेसिकली अपोज कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा वन मेंशन करते हैं। यहाँ पे आप देखें, इस इनर्शियल टॉर्क की डायरेक्शन भी हमने ऑपोजिट टू थीटा वन रखी है, और इसी तरह से ये डैम्पर टॉर्क जो है इसकी भी डायरेक्शन हमने ऑपोजिट टू थीटा वन रखी है, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग। ये इनके जो टॉर्क्स हैं ये बेसिकली ओवरऑल टोटल टॉर्क में से माइनस होंगे। जब मैं टॉप वन के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ कि टॉप वन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मीन्स के अमाउंट ऑफ टॉर्क क्या होगी जो कि N1 गियर के ऊपर पहुंचनी है। उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना है कि शुरू से लेकर चलना है। टोटल टॉर्क मेरे पास टॉ था, और इसमें से जो सा वो ये इनर्शियल टॉर्क कुछ इसमें कंज्यूम हो गया। J1 थीटा वन डबल डॉट इसमें निकल गया, एंड फिर कुछ इस टॉर्क में से जो सा वो इस डैम्पर के टॉर्क में कंज्यूम हो गया। B1 थीटा वन डॉट। जो रिमेनिंग अब मेरे पास बचेगा इन दोनों को माइनस करके टॉर्क का, दैट विल बी द टॉर्क विच विल बी अवेलेबल एट फर्स्ट गियर थीटा वन टॉ वन N1 नंबर ऑफ टीज के गियर के ऊपर ये टॉर्क पहुंचेगा। दैट्स हाउ आई विल राइट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट रोटेशन मास J1 here in the form of conservation of torque. टोटल टॉर्क को हम कंजर्व करते हुए ये इक्वेशंस लिखेंगे। So that's how we have written the total torque equation for conservation of torque for the first leg. Okay, first leg के लिए हमने इस तरह से equation को लिखा है by conserving the amount of total torque. So total torque में से हमने जो सा वो consumed torques को minus किया है, तो remaining जो torque का amount है वो basically वो है जो कि gear के ऊपर पहुंच रहा है। और इसी इक्वेशन को हम अगर मैनिपुलेट करें तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है बेसिकली, अब जो टॉप वन है वो बेसिकली इस गियर फर्स्ट गियर पे टॉर्क पहुंचा है। अब इस टॉर्क ने ट्रांसमिट होना है अप टू सेकंड गियर और टॉर्क टू बनना है। ओके, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क हो रही है, दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन N1 एंड N2 गियर रेशो। ओके, N1 ओवर N2 गियर ट्रेन की जो टॉर्क की इक्वेशंस है बेसिकली अब उसके थ्रू ये चलेगा। दिस वाज N1 over N2 is equal to tau 1 over tau 2. This was the gear ratio, gear train की equation है। That's how this tau 1 will be converted into tau 2. ये tau 1 से tau 2 इस तरह से gear ratio के थ्रू आ जाएगा। नाउ फॉर सेकंड लेग, अब इस सेकंड लेग के लिए जो सा वो टॉर टू अब एज ए अप्लाइड टॉर्क काम कर रहा होगा, एंड दिस टॉर टू विल बी नाउ ट्रांसमिटेड टू दिस एंड। ओके, ये टॉर टू जो कि अब सेकंड लेग के लिए अप्लाइड टॉर्क है। अगेन दिस टॉर टू इज बेसिकली सम ऑफ दिस टॉर्क्स अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस J2 inertia. J2 inertia के कुछ टॉर्क इसको ओवरकम करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी, और फिर रिमेनिंग इसमें से जो बचेगा वो फिर इस B2 डैम्पर के टॉर्क को ओवरकम करने में लगेगा।
एंड एट द एंड बेसिकली इस पूरी शाफ्ट के बाद जो सा नेट जो टॉर्क होगा दैट विल बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो ये बेसिकली टोटल कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लेग से जो अप्लाइड टॉर्क था उसमें से कुछ अमाउंट जो सा वो फर्स्ट इनर्शिया को इनर्शियल टॉर्क को ओवरकम करेगी, फिर उसमें से कुछ अमाउंट जो सा वो फर्स्ट डैम्पर के टॉर्क को निकालने में कंज्यूम कर देगा, और उसके बाद बाकी जो गियर ट्रेन के थ्रू जो सा वो इस रिलेशनशिप से सेकंड गियर पे पहुंचेगा। सो इसमें से अब कुछ अमाउंट जो सा वो इस सेकंड इनर्शिया J2 के इनर्शिया के को ओवरकम करने में लगेगा, और बाकी जो बच गया कुछ तो दैट विल बी बेसिकली कंज्यूम्ड इन overcoming this overcoming this torque due to damper B2, and the at the end the net torque will be is equal to zero. So ये पूरी टॉर्क की डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू दिस कंप्लीट गियर ट्रेन। सो सिमिलरली हम अगर रोटेशनल मास J2 के लिए इक्वेशन लिखना शुरू करें, सो इक्वेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क, सो देन वी कैन राइट इट एज कि जो टॉर्क 2 है वो बेसिकली now this torque 2 some of this torque is consumed to overcome this J2 inertial torque, so J2 theta 2 double dot में consume होगा, and some of this torque will be consumed in overcoming this torque due to damper। ओके, सो यहाँ से कुछ P2 थीटा 2 डॉट में निकल जाएगा, एंड इसके बाद जो रिमेनिंग बच गया सो एट द एंड देयर विल बी नो टॉर्क विल बी लेफ्ट, और ये जीरो हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क की बात कर रहे हैं इस सेकंड लेग के अंदर। ओके, सो जो इस गियर तक पहुंचा इस शाफ्ट तक पहुंचेगा थ्रू N2 गियर, so that was torque 2, and this torque will be consumed in overcoming this inertial torque and this damper torque, and net will be the zero। so इस तरह से ये टॉर्क फॉर सेकेंड रोटेशनल मास हमारे पास आ जाएगा। so further I can rewrite this equation as this way। okay, so ये दो इक्वेशंस हैं जो कि हमने फर्स्ट मैथ्स की और सेकंड मैथ्स की जहाँ पे डेवलप की हैं। सो इनकी ये जो लास्ट इक्वेशंस हैं, अब इन इक्वेशंस को हम लेके चलेंगे फॉर नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो ये टॉ 2 की इक्वेशन है और इसी तरह से ये टॉ 1 की इक्वेशन है। ओके, सो अब यहाँ पे हम जो सा वो आउटपुट वेरिएबल किसी को भी रख सकते हैं, यानी थीटा कुड भी वेरिएबल, थीटा 1 को भी हम फाइनल वेरिएबल ले सकते हैं, थीटा 2 को भी फाइनल वेरिएबल ले सकते हैं। सो जिस भी थीटा को हम फाइनल वेरिएबल लें उसको बेसिकली दूसरे थीटा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास गियर रेशो का रिलेशनशिप है। सो n1 ओवर n2 इज इक्वल टू थीटा 2 ओवर थीटा 1। सो ये गियर ट्रेन की इक्वेशन हमारे पास बेसिकली फॉर कन्वर्जन ऑफ थीटाज है, और इसी तरह से इंटरमीडिएट जो टॉर्क्स हैं टॉ 1 और टॉ 2 उनकी भी कन्वर्जन की जो गियर रेशो है वो हमारे पास ये रिलेशनशिप है। ओके, सो इन दो रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए हम थीटा 2 को भी थीटा 1 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, थीटा 1 को थीटा 2 की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से टॉ 1 को भी टॉ 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है, और टॉ 2 को टॉ 1 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दीज गियर इक्वेशंस। सो नेक्स्ट स्टेप पे वी आर लेफ्ट विद दीज इक्वेशंस। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमने रोटेशनल मैसेज को, फर्स्ट टू इक्वेशंस रोटेशनल मैसेज को मॉडल करके निकाली हैं, एंड लास्ट जो सेट है हमारे पास दैट इज कमिंग फॉर गियर ट्रेन्स इक्वेशन। इन नेक्स्ट स्टेप अब हम जिस तरह से हमने बात की है कि थीटा 1 को भी थीटा 2 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और थीटा 2 को भी थीटा 1 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में मैं कहता हूं कि थीटा 1 विल बी द फाइनल थीटा, सो हमें कंप्लीट गियर ट्रेन की इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ थीटा 1 लेट से चाहिए। सो उसके लिए बेसिकली मुझे इस थीटा 2 की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ theta 1 and tau 1। okay, so for this step we will basically substitute these gear equations into basically equation of this rotational mass J2। so ये J2 की इक्वेशन है, तो इस J2 की इक्वेशन के अंदर बेसिकली हम ये गियर ट्रेन इक्वेशंस को बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो बेसिकली अगर हम इस फर्स्ट स्टेप की बात करें, सो J2 इज द कांस्टेंट और थीटा 2 का डबल डेरिवेटिव है। ओके, सो थीटा 2 का डबल डेरिवेटिव है, सो सेकंड डबल डेरिवेटिव
ऑफ थीटा टू। सो थीटा टू की जगह पे अब मैं यहाँ से थीटा वन बेसिकली की इक्वेशन बनाऊंगा। सो थीटा वन विल बी है थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन की फॉर्म में जब बनाएंगे, सो दिस विल बी एन वन ओवर एन टू इंटू थीटा वन। ओके, इसी तरह से सेकंड हम बात कर रहे हैं, सो बी टू। सो बी टू इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव अब है बेसिकली थीटा टू का। सो अगेन थीटा टू की जगह मैंने थीटा वन विद गियर रेशो पुट कर दिया। सो एन वन ओवर एन टू इंटू थीटा वन माइनस, अब टॉ टू जो है, टॉ टू की जगह पे टॉ वन बेसिकली हमने लेके आना। सो इस पूरी इक्वेशन को हम पुट कर देंगे। सो टॉ टू विल बी एन टू ओवर एन वन इंटू टॉ वन। सो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू जीरो। सो इस तरह से मैंने गियर ट्रेन की जो इक्वेशंस हैं बेसिकली उन रिलेशनशिप्स को सेकंड मैथ्स के रिलेशनशिप के अंदर, इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम थीटा टू एंड टॉ टू टू थीटा वन एंड टॉ वन। सो फर्दर अब यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, सो यू सी कि एन वन ओवर एन टू दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो ये कांस्टेंट गियर रेशो है, एन वन इज नंबर ऑफ टीथ एंड टू इज आल्सो नंबर ऑफ टीथ। सो ये कांस्टेंट नंबर है। सो दिस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दी दिस डेरिवेटिव। ओके, सो ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। इन दोनों केसेस के अंदर ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी गियर रेशो। ओके, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। सो फर्दर आई कैन रीराइट इट एज J2 into n1 over n2 into second derivative of theta 1, similarly plus b2 into n1 over n2, so first derivative of theta 1 माइनस यहाँ पे भी हमने देखा कि n2 over n1 into tau 1 है इज इक्वल टू जीरो। सो फर्दर अब इस इक्वेशन में से मुझे टाउ वन की फॉर्म में इस इक्वेशन को लेके आना है, ताकि टाउ वन की इक्वेशन बना के मैं इस इक्वेशन को बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन में टाउ वन की जगह यहाँ पे फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन के अंदर पुट कर सकूं अगेंस्ट टाउ वन। ओके, सो फर्दर अब इसको मैनिपुलेट करेंगे इस इक्वेशन को। सो देन बाय मैनिपुलेटिंग वी कैन मेक दिस इक्वेशन फॉर टाउ वन। सो ये सारा फैक्टर अगर दूसरी तरफ चला जाता है, सो दिस विल बिकम n2 over n1 into tau 1 is equal to, सो यहाँ पे n1 over n2 जो गियर रेशो है ये दोनों में कॉमन ली जा सकती है। सो दिस विल बिकम n1 over n2 into j2 theta 1 double dot plus b2 theta 1 dot। सो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। और यहीं पे अब मैं नेक्स्ट अगर ये n1 और n2 ओवर n1 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, सो दिस विल बिकम बेसिकली tau 1 is equal to n1 over n2 square into j2 theta 1 double dot plus b2 theta 1 dot. So this will be the final equation in the form of tau 1 जो कि मैंने इस सेकंड मैथ्स की इक्वेशन से निकाली है by putting these gear relationships in it. Okay, so ये मेरे पास tau 1 की इक्वेशन बन जाएगी। So now this tau 1 equation can be put into this point in the equation of first rotational mass J1. Okay, so this was the equation of tau 1 from this point, और अब इसको हम पुट कर रहे हैं substituting this above equation in rotational mass J1 at this point. So इस इक्वेशन को अब हम इस पॉइंट के ऊपर J1 की इक्वेशन के अंदर यहाँ पे input कर देंगे. Okay, so then when we will put this equation of tau 1 into this point, so then we will get this final equation जो कि ये फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन है, ये हमें अब इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगी. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन. सो J1 थीटा 1 डबल डॉट उसी तरह से आ जाएगा. ओके, प्लस B1 थीटा 1 डॉट, सो ये भी उसी तरह से आ गया, एंड tau 1 की जगह ये सारा रिलेशनशिप हमने पुट कर दिया है इस पॉइंट के ऊपर. ओके, सो ये सारा वो रिलेशनशिप है जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू tau. सो इस तरह से हमने जो सा वो फाइनली ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट की है. ओके,
सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है. नाउ दिस फाइनल इक्वेशन इज बेसिकली ओनली इन द फॉर्म ऑफ थीटा 1 एंड टॉ. सो टॉ 1 और टॉ 2 जो से थे वो बेसिकली इंटरमीडिएट वेरिएबल्स थे. ओके, सो दीज टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 आर द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स. ये बेसिकली खत्म हो गए हैं और फाइनल इक्वेशन हमारे पास जस्ट जो सा वो जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल है विच इज थीटा 1 हेयर एंड द इनपुट ऑफ कंप्लीट सिस्टम दैट वाज द अप्लाइड टॉर्क. सो अब ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो सा वो इस इनपुट और एक आउटपुट थीटा 1 की फॉर्म के अंदर आ गई है. सो इसमें से इंटरमीडिएट वेरिएबल्स टॉ 1 और टॉ 2 निकल चुके हैं, जिनकी जगह पे हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि गियर रेशियोज के स्केयर्स जो सा वो बीच में आ चुके हुए हैं. सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन. और अब इस फाइनल इक्वेशन के साथ बेसिकली अब हम फर्दर देखेंगे कि इस इक्वेशन से हम क्या इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं. सो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो J1 और B1 के जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज हैं जिस तरह के हमने एक्चुअल मैकेनिकल नेटवर्क में देखे थे कि जो कि J1 थीटा 1 डिपेंडेंट है और B1 भी थीटा 1 डिपेंडेंट है. सो इनकी इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं आया ड्यू टू गेट ट्रेन. सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसी तरह से J1 थीटा 1 डबल डॉट है और B1 थीटा 1 डॉट है. सो इस पॉइंट के ऊपर ये जितना नेटवर्क है सो यहाँ पे बेसिकली गेट ट्रेन का कोई इफेक्ट नहीं है. ओके, क्यों? क्योंकि अब टॉर्क की ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होनी है. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हुई इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर नीचे और फिर आगे. सो गेट ट्रेन का जो इफेक्ट है वो गेट ट्रेन के बाद जितना सिस्टम लगा हुआ है उसके ऊपर गेट ट्रेन का इफेक्ट आएगा एट दिस पार्ट. सो गेट ट्रेन से पहले जितना सिस्टम है ये पार्ट जो है यहाँ पे गेट ट्रेन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो ये सेम उसी तरह से आएगी और यही हमने अब इस फाइनल इक्वेशन के अंदर भी देख लिया है कि J1 और B1 के फैक्टर्स बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह से ये हैं. सो मींस कि दिस गियर रेशो इज नॉट अफेक्टिंग दिस प्रीवियस पार्ट. तो गियर ट्रेन के बाद वाला जो पोर्शन है ये, इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है गियर ट्रेन का. सो हेयर यू कैन सी कि ये J1 और B1 के फैक्टर्स उसी तरह से आ रहे हैं. ओके, अब J2 और B2 जो फैक्टर्स हैं इनको जब हमने थीटा 1 की फॉर्म में लिखा है सो वी सी है कि इसके अंदर जो सा वो गियर रेशो का स्केयर जो सा इन्वॉल्व है. सो बेसिकली अब B2 और J2 जो है वो गियर ट्रेन के बाद लगे हुए हैं. सो फॉर दैट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ गियर ट्रेन. सो हेयर यू कैन सी के यहाँ पे ये गियर ट्रेन है एंड दिस गियर ट्रेन के बाद जो बेसिकली टॉर्क्स आने हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं. सो J2 inertial torque or B2 damper torque. So these two torques basically are affected by this gear train और इसके अंदर gear ratio इन्वॉल्व हो रही है. So जब J2 inertial torque और B2 damper torque को हम in the form of theta 1 लिखेंगे so then हमें बीच में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है gear train की इसका इफेक्ट डालना जरूरी है. So this gear train effect is coming as a square of gear ratio in this final equation. सो ये आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं कि J2 जो सा वो इस तरह से गेट ट्रेन से इफेक्ट हुआ है और B2 भी गेट ट्रेन की रेशो से इफेक्ट हुआ है. सो इस तरह से ये कंप्लीट हमने देखा कि दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसमें आ रहे हैं. सो अब इस फाइनल इक्वेशन को हम फर्दर अगर इसको रिवर्स लेके जाएं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल नेटवर्क. सो इस इक्वेशन को देखते हुए हम जो सा वो इसी गेयर ट्रेन का इक्विवेलेंट मैकेनिकल नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं which would be like this way. Okay, so अगर हम एक ही फैक्टर ले रहे हैं सो थीटा 1, सो ये फॉर्म आप देखें सो दिस फॉर्म इज द सेम वन एज हमने जिस तरह पीछे देखी है और इसके बाद का जो फैक्टर है वो गेयर ट्रेन से अफेक्टेड है. ओके, सो ये सेकंड जो इनर्शिया और डैम्पर का पार्ट है सो इसको हमने देखा है कि ये गेयर ट्रेन से इफेक्ट हो रहा है, इसके अंदर गेयर रेशो इन्वॉल्व हो रही है. ओके, सो अब इसी इक्वेशन से हमने ये मैकेनिकल नेटवर्क बनाया है. सो J1 मैस और B1 मैस, सो इन फैक्टर्स को हमने देखते हुए लिखा और थीटा 1 की डायरेक्शन वही है जो कि ओरिजिनली हमें गिवन थी. सो दिस इज अप्लाइड टॉर्क एंड दिस अप्लाइड टॉर्क इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू चेंज इनटू सम पार्ट इज इन J1 इस फैक्टर के साथ, इसी तरह से कुछ पार्ट B1 में इस फैक्टर के साथ एंड रिमेनिंग फॉर J2. सो J2 के फैक्टर के साथ बेसिकली J2 का जो अब इनर्शिया है, नाउ दिस इनर्शिया इज नॉट ओनली J2 बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय N1 over N2 स्क्वायर.
सो गियर रेशो के जो सा वो स्केयर के साथ बेसिकली ये इनर्शिया मल्टीप्लाई हो के अब ये चेंज हो रहा है, दिस इज J2। और इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो B2 डैम्पर की जो डैम्पिंग है वो भी N1/N2 स्केयर गियर रेशो के स्केयर के साथ कन्वर्ट होके एक नया डैम्पर ये बन रहा है। सो दैट्स हाउ इस इक्वेशन को हम सिंपली जो सा वो इस फॉर्म में एक सिंगल सिंप्लीफाइड जो इक्विवेलेंट मैकेनिकल नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली अब हमारे पास फाइनल एक मैथमेटिकल मॉडल होगा फॉर अ गियर ट्रेन। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन which is in the form of applied input torque tau and any of the output variable। यहाँ पे हमने थीटा 1 लिया है। सो इसी तरह से हम इस सारी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ थीटा 2 भी निकाल सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम इस पूरी गियर ट्रेन को मॉडल करेंगे और इक्विवेलेंट मैकेनिकल नेटवर्क इसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द मेन पॉइंट हेयर इज बेसिकली कि गियर ट्रेन से पहले वाला जो फैक्टर है वो गियर ट्रेन से इफेक्ट नहीं होता और गियर ट्रेन के बाद वाला जो फैक्टर है वो बेसिकली गियर रेशो से इफेक्ट होगा।